नमस्कार साथियों। एग्ज़ाम का सीज़न ऑन है और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिर्फ कंटेंट रिटेंशन, कंटेंट अंडरस्टैंडिंग से ही बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कंपटीशन को बीट करने के लिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस करें। और यहीं पर तो काम आती है PYQ वन स्टॉप की USP। जी हाँ, हमारा जो सबसे बड़ा एजेंडा है इस चैनल को शुरू करने के पीछे, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हों, पॉलिटिकल साइंस के हों, मैनेजमेंट के हों, आपको एडमिनिस्ट्रेशन, मोटिवेशन, थ्योरीज, थिंकर से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है उसके लेकर के भर भर के जो है MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो मिलें, अवेलेबल हों, फ्रीली अवेलेबल हों। उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी डेवलप करने में हम आपकी मदद कर सकें। बस इसी एजेंडा के साथ में हम आ गए हैं फिर से। येस एवरीवन, वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट practicing the previous year questions is very much important for us, and which is why without एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट डिग इनटू इट। पर पहली बार यूट्यूब पे ऐसा हो रहा है कि आपको ये सारा जो कंटेंट है वो हिंदी में भी मिलने वाला है, इंग्लिश के साथ साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं। UGC नेट का एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल आने को है और हम कहीं से भी अपनी तैयारी में जो है किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले तो सेल्फ इवैल्यूएशन जो है, अपना मूल्यांकन जो है अपनी स्थिति का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऐसे में, टू अंडरस्टैंड, टू गॉज कि हम कहाँ पर अभी खड़े हैं, ताकि हम अपनी तैयारी को वहीं से आगे की ओर ले जा पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड्स आर नॉट एसोसिएटेड विथ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से निम्नलिखित में से कौन सा जो ट्रेंड है तुलनात्मक लोक प्रशासन से वो संबंधित नहीं है। आइए पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पहले ऑप्शन में है नॉर्मेटिव टू एम्पिरिकल, सेकेंड आइडियोग्राफिक टू नोमोथेटिक, प्रिज्मेटिक टू फ्यूज्ड और ट्रेडिशनल टू स्ट्रक्चरल फंक्शनल। हिंदी में भी पढ़ते हैं साथ में। मानकीय से अनुभविक, भावलेखात्मक से नियमनवेशी, प्रिज्मीय से समेकित यानी फ्यूज्ड और पारंपरिक से संरचनात्मक प्रक्रियात्मक। अभी तक आपने भी क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया होगा, तो आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर है? सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और जाकर के कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखिए, ताकि हम भाई इवैल्यूएशन तो तभी हो पाएगा ना, क्योंकि हम तो आपको ज़ाहिर तौर पर आंसर बताने ही वाले हैं, पर ज़रूरी है कि आप अपना इवैल्यूएशन खुद करें। इसलिए पहले वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना आंसर लिखिए। तो साथियों यहाँ पर बात हो रही है, आइए डिस्कस करते हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि तुलनात्मक लोक प्रशासन की बात कर रहे हैं। हमें पता है तुलनात्मक लोक प्रशासन जो है इसके सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रणेता रहे हैं वो रहे हैं फ्रेडरिक्स रहे हैं, और उन्होंने 3 ट्रेंड्स की बात की थी कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तुलनात्मक लोक प्रशासन में, जिनमें से एक है नॉर्मेटिव टू एम्पिरिकल यानी मानकीय से अनुभविक, आइडियोग्राफिक टू नोमोथेटिक यानी भावलेखात्मक से नियमनवेशी जो है, ये भी एक ट्रेंड है जो फ्रेडरिक्स ने मेंशन किया था। इसके अलावा उन्होंने बात की थी नॉन इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल, जो कि हमें यहाँ ऑप्शंस में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, इसी के साथ में ये जो है प्रिज्मेटिक टू फ्यूज्ड, ये सरासर गलत हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जब बात की थी तो जो फ्यूज्ड है सोसाइटी वो बढ़ती है प्रिज्मेटिक की तरफ, और फिर प्रिज्मेटिक से आगे जाती है, वो कहाँ जाती है वो आप हमें बताएंगे। तो ये जो ऑप्शन 3 है ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। अच्छा, इसी के साथ में जो ऑप्शन 4 है ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं की गई है कि ट्रेडिशनल से स्ट्रक्चरल फंक्शनल की तरफ जाना है। इसलिए आपके जो ऑप्शंस हैं जो आपको टिक करने हैं इसके अंदर, 3rd और 4th गलत है, और हमसे यही पूछा गया है, नॉट पूछा गया है हमसे कि कौन से जो हैं वो नहीं संबंधित हैं। तो 3rd और 4th यानी C जो है वो आपका करेक्ट आंसर जो है रहने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, ये अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है, तो बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अभिकथन में कहा जा रहा है, भारत में कार्यपालिका के संबंध में संसद निगरानी का कार्य करती है। हाँ, बिल्कुल करती है। पार्लियामेंट हैज़ ओवरसीइंग फंक्शंस इन रिलेशन टू द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। आपको क्या लगता है? भाई हमें तो यही लग रहा है कि हाँ बिल्कुल सही जो है आपका अभिकथन कहा गया है, तो हम इसे यहाँ पे ट्रू मार्क कर रहे हैं। हम कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर चेक करने वाले हैं कि आपने क्या मार्क किया है, आपको क्या लगता है वही आप उसमें लिखिएगा।
ताकि हम इवैल्यूएशन ठीक से कर पाएँ। नेक्स्ट जो है तर्क, उसमें कहा गया है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक संसद का आँख व कान है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज़ द आइज़ एंड ईयर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसका क्या आंसर रहने वाला है अभी के लिए? देखिए, मैं ये वीडियो की स्टार्टिंग में ही डिस्क्लेमर देना चाहती थी, पर वो तब मुमकिन नहीं हो पाया। तो बार बार ये आपको याद दिलाना ठीक नहीं रहेगा वीडियो की पेस के लिए भी, हमारी जो चर्चा चल रही है उसकी पेस के लिए भी, कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पहले वीडियो को पॉज करें और उसके बाद में आंसर लिखें, क्योंकि ये ज़रूरी है सिर्फ़ और सिर्फ आपके इवैल्यूएशन के लिए। इसका कोई और जो मकसद है वो नहीं हो सकता है। इसलिए पर अगर हम आपको हर क्वेश्चन के बाद में ये याद दिलाएंगे कि वीडियो को पॉज करना है, तो वहाँ पे भी कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है ना, कि हम ये चीज़ नहीं याद रख पा रहे हैं। तो ये आप जो है अपने आप में बाय डिफ़ॉल्ट इस चीज़ को आप मान लीजिए कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले हमें वीडियो को पॉज करना है और ख़ुद से उसे पढ़ने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है। आपको जो भी आंसर लग रहा है सही गलत वो सब हम बाद में देख लेंगे, और फिर एक्सप्लेनेशन तो आएगा ही, तो आप सीख भी जाएंगे अगर कहीं गलती हो रही है तो। पर सबसे पहले आपका दायित्व बनता है खुद के लिए, इस एग्ज़ाम में जो आप बैठ रहे हैं उस कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के लिए, कि आप इसको पॉज करें, अपना आंसर ज़रूर लिखें। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस एलाबोरेट डिस्क्लेमर। पर यहाँ पर बात की जा रही है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, तो बिल्कुल ये कहा जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है इंडिया के, उनके लिए कि वो आँख और कान हैं संसद का। तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं ये हमें बिल्कुल ठीक प्रतीत हो रहे हैं। पर बात ये है कि क्या ये अभिकथन का तर्क सही है? तो हमें नहीं लगता कि अभिकथन और तर्क में आज सच कोई रिलेशन, कोई संबंध स्थापित हो पा रहा है। इसलिए हम मार्क करने वाले हैं ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इस देश में उपलब्ध शिक्षा के उच्चतम स्तर के अनुकूल आयोजित प्रतियोगिता परक परीक्षा के आधार पर चयनित आज के सर्वाधिक प्रतिभा संपन्न युवा वर्ग को लोक सेवाओं में नियुक्त किया जाना चाहिए। यह वक्तव्य किससे मिलता है? द सिविल सर्विस शुड बी मैन्ड बाय द मोस्ट प्रॉमिसिंग यंग मैन ऑफ द डे by a competing literary examination on a level with the highest description of education in this country। इस तरह के जो क्वेश्चंस रहते हैं ये कुछ ही होते हैं, पर ये कुछ पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर रहे हुए या वहाँ से कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आ रहा हो, तो ये ज़रूर हमें एग्ज़ाम्स में कुछ छितरे बिखरे हुए मिल जाते हैं। तो ये जो इस तरह के क्वेश्चंस है ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करके ही आ सकता है। आप कितना भी कंटेंट पढ़ ले, ये चीज़ वहाँ से रिटेन नहीं हो पाती, इसलिए ज़रूरी हो जाता है PYQ करना। और बस इसीलिए तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका आंसर जो है नॉर्थकोट ट्रेवेलियन रिपोर्ट है। अब आप हमें बताएंगे कि ये रिपोर्ट जो है वो कौन से साल में आई थी। इसका जो साल है वो आपको हमें बताना होगा नीचे कमेंट सेक्शन में। नॉर्थकोट ट्रेवेलियन की ही रिपोर्ट है जहाँ से जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट की जो डिबेट है, या जर्नलिस्ट की स्पेशलिस्ट पर जो सुपरमेसी है उसकी बात की गई थी। यहीं से ये जो सारी चीज़ें हैं कहा जाता है कि शुरू हुई हैं। तो इसका ईयर जो है आप हमें बताने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंटोनमेंट बोर्ड्स जो हैं उन्हें कितनी कैटेगरीज़ में क्लासिफाई किया गया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। खैर, इसका आंसर आपको बता देते हैं। कंटोनमेंट बोर्ड्स को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। आपको कौन सी 3 श्रेणियां हैं ये फिर से आपका होमवर्क है। देखिए, ये बताने को हम आपको बता सकते हैं, पर बात फिर वहीं आ जाती है कि जब तक हम क्वेश्चन की आगे की जो इन्फॉर्मेशन है, PYQ प्रैक्टिस करने की जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो यही है कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है एक तो हमें उसका आंसर पता चल जाता है, साथ ही उसके कंसेप्ट के आसपास के जो टॉपिक्स हैं और नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बन सकता है अगले किसी एग्ज़ाम में, वो भी हमें जानने को मिल जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि जो होमवर्क हम आपको दे रहे हैं आप वो साथ के साथ में प्रैक्टिस करते जाएं, उनके भी आंसर्स ढूंढते जाएं। तो इससे क्या होगा कि ये आपको चीज़ें झटपट याद रहने लग जाएंगी। अच्छा, इसी के साथ में कंटोनमेंट बोर्ड के लिए जो सबसे पहला एक्ट है वो कब आया था? कंटोनमेंट बोर्ड का जो एक्ट है वो कब आया था सबसे पहले? इसकी बात हमने हाल ही में एक वीडियो में की है जब हम इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपको बताया गया है 1924 में
1924 में ये जो एक्ट है कंटोनमेंट बोर्ड के लिए सबसे पहले लाया गया था। अब मैं कह रही हूँ जो वो सच है या नहीं ये तो आपको ही चेक करना पड़ेगा, उसके लिए वो वीडियो आपको देखनी होगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट मैच विद द व्यूज़ ऑफ MP फॉलेट। MP फॉलेट जो है ये काफ़ी फेमस थिंकर रहे हैं, अब थिंकर रही हैं, और इन्होंने काफ़ी सारे जो कंसेप्ट्स जो हैं दिए हैं, थ्योरीज़ जो दी हैं, वो कहा जाता है कि अपने टाइम से आगे बढ़कर उन्होंने बात की है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम चाहते हैं कि आप खुद सॉल्व करें, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है। और ये क्वेश्चन आपको बताते चले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे हमने बताया MP फॉलेट के जो व्यूज़ थे वो काफ़ी कहा जाता है कि अपने समय से आगे के व्यूज़ उन्हें कहा जाता है। इनफैक्ट पीटर ड्रकर जो है मैनेजमेंट के थिंकर हैं, वो इन्हें अपना गुरु मानते हैं, अपना गुरु इन्हें मानते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाल ही में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था RPSC के द्वारा राजस्थान में, उसमें भी इसके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक बार हम क्वेश्चन साथ में पढ़ लेते हैं, पर हम चाहेंगे कि ये क्वेश्चन जो है आप इसे होमवर्क में करें, इसका आंसर हम आपको ज़रूर बताएंगे अगली जो आपकी PYQ की वीडियो होगी उसमें। तो बेहतर है कि आप इतना इंतज़ार ना करें और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें और फिर क्रॉस चेक करें वहाँ से। तो आइए पढ़ लेते हैं हम ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट नॉट वारफेयर बट इज़ ओनली अपीयरेंस ऑफ डिफरेंसेस। मतभेद ना कि संघर्ष, रचनात्मक संघर्ष। एकीकरण की बात की है, समझौते के माध्यम से मतभेद निपटाना। इंटीग्रेशन यानी डीलिंग विद कन्फ्लिक्ट थ्रू कॉम्प्रोमाइज़। डीपर्सनलाइजिंग ऑर्डर यानी लॉ ऑफ सिचुएशन से रिलेटेड आदेशों का अव्यक्तीकरण, परिस्थिति का नियम। एकीकरण में बाधा, लोगों की मौज करने की आदत। ऑब्स्टेकल टू इंटीग्रेशन, पीपल्स हैबिट ऑफ एन्जॉयमेंट। इनमें से कोई एक कंसेप्ट है जो MP फॉलेट ने नहीं दिया है, वो आप हमें बताने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट। सबसे पहले आपकी आदत में बाय डिफ़ॉल्ट ये आ जाना चाहिए कि अगर कहीं नॉट है आप अलग से उसे गोला मार लीजिए, ताकि हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते भूल ना जाएं कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंड ARC टू मॉडर्नाइज द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस को मॉडर्नाइज करने के लिए सेकेंड ARC, जिसकी अध्यक्षता की थी वीरप्पा मोइली ने, 2005 में ये जो कमेटी है स्थापित की गई थी, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी किस ईयर में, ये अगेन आप हमें बताने वाले हैं। या ठीक है, हम ही बता देते हैं, कितने सारे क्वेश्चन करेंगे आप होमवर्क में। 2005 में ये रिपोर्ट जो है इन्हें इस कमेटी को जो है बिठाया गया था, और 2009 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी। अच्छा, तो मॉडर्नाइज़ करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस के लिए उन्होंने क्या नहीं कहा था, तो आपको बता देते हैं कि उन्होंने नहीं कहा था कि इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है विजिलेंस कमेटी का कोई ऑफिस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की थी। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि कंप्यूटरीकृत जिला शिकायत सेल की स्थापना की जाए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्यूटराइज्ड डिस्ट्रिक्ट ग्रीवियंस सेल। साथ ही साथ उन्होंने बात की थी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की स्थापना की जाए, which means that they emphasized on establishment of management information system, as well as they emphasize upon establishment of a forum to interact with civil society group and media. civil society group तथा मीडिया के साथ अन्योन्य क्रिया के लिए एक मंच की स्थापना की जाए, इस तरह की भी उनकी सिफारिश थी। तीनों ही जो सिफारिशें हैं ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आपको किसी और क्वेश्चन में किसी और वर्ड फ्रेम के साथ में देखने को मिल सकती हैं। इस क्वेश्चन को आप 2 बार और पढ़ेंगे तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपको याद रह जाएंगी। पर जिलाधीश के कार्यालय में सतर्कता समिति की स्थापना जैसी कोई बात नहीं की गई है, इस तरह की कोई बात नहीं की गई है, इसलिए यही आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इन केस ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन अ सेपरेट ऑम्बुड्समैन शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड। ऑम्बुड्समैन की बात सबसे पहले किसने की थी, ये क्वेश्चन हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में पूछा गया है। पर ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में ऑम्बुड्समैन होना चाहिए, महानगरीय निगम के संदर्भ में एक पृथक ऑम्बुड्समैन की रचना की जानी चाहिए, ये बात किसने की थी। अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको बताते चले वीरप्पा मोइली की जो कमेटी है, जैसे कि हमने बात की, सेकेंड ARC ने बात की है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन यानी महानगरीय निगम के लिए भी ऑम्बुड्समैन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहा जा रहा है वेलफेयर स्टेट इज़ क्रिटिसाइज्ड एज टू एक्सपेंसिव, इज़ इट ट्रू और नॉट? कल्याणकारी राज्य की आलोचना यह कहकर की जाती है कि यह अति व्ययकारी है। तो भाई एक्सपेंसिव तो हो ही जाता है कंपैरेटिवली, तो हम इसे ट्रू मार्क कर रहे हैं। साथ ही साथ तर्क दिया जा रहा है क्योंकि सेवाओं का वित्त पोषण एक बोझ बन गया है जिसके भार का वहन प्रगामी कराधान के माध्यम से मध्य और उच्च मध्य वर्ग के लोगों को करना पड़ता है। तो वेलफेयर स्टेट इज़ criticized as too expensive because financing the services has become a burden and the cost has to be borne by the middle and upper middle classes through the instrument of progressive taxation। तो ये बात भी काफ़ी हद तक सही लग रही है, तो हम इसे भी ट्रू मार्क कर रहे हैं। पर एज सच वेलफेयर स्टेट जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि ऐसा हो रहा है, ऐसा तो नहीं लगता हमें। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सही व्याख्या नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट। देखिए नॉट वाले काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाय डिफ़ॉल्ट हमारी सेटिंग हो जाए, हम इस पर गोला बना लें। तो विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, बेहतरीन क्वेश्चन। इसे आप ज़रा गौर करके पढ़िए कि सार्वजनिक निजी साझेदारी का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। बोट, BOT बोट, जिसमें बात की जाती है बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। तो बिल्कुल ऐसा रहता है कि आप बनाएंगे, ऑपरेट करेंगे, फिर ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर है बोल्ट, यानी बिल्ट, ऑपरेट, लीज एंड ट्रांसफ़र। फिर एक है ब्लॉट, बिल्ट, लीज, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। तो ये जो है इसे अभी हम मार्क कर देते हैं। एक बार पहले सारे ऑप्शंस जो हैं वो पढ़ लेते हैं। बूट यानी बिल्ड, ऑपरेट, ओन एंड ट्रांसफ़र। तो साथियों आपको बताते चले, हमने सारे ऑप्शंस पढ़ लिए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ही रहने वाला है, क्योंकि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है, ब्लॉट की कोई स्कीम नहीं होती है। पर बोट यानी बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, बोल्ट बिल्ड, ऑपरेट, लीज एंड ट्रांसफ़र, बनाओ, संचालन करो, पट्टा रखो तथा हस्तांतरित करो। साथ ही साथ बूट बिल्ड, ऑपरेट, ओन एंड ट्रांसफ़र यानी बनाओ, संचालन करो, स्वामित्व रखो तथा हस्तांतरित करो। इस तरह की जो स्कीम्स है ये चल रही हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। पूछा जा रहा है भारत सरकार को स्थानीय शासन के लिए एक पद्धतिपरक कानून का प्रारूप बनाकर संसद में प्रस्तुत करना चाहिए। यह संस्तुति किसकी है, किसने कहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड ड्राफ्ट एंड प्लेस बिफोर पार्लियामेंट अ फ्रेमवर्क लॉ फॉर लोकल गवर्नमेंट्स। मैं पता है लोकल गवर्नमेंट्स के लिए एज सच कोई यूनिफॉर्म लॉ जो है वो नहीं है, पर ऐसा होना चाहिए। इस तरह की बात जो है किसने की है? तो इस तरह की जो बात है वो की है सेकेंड ARC ने, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो है इसने इसके बारे में बात की है। और इसी के साथ हमारी आज की जो PYQ वीडियो है अब वो समाप्त होती है। आई होप कि ये जो क्वेश्चंस हैं आप इन्हें सिर्फ एक बार देख करके नहीं छोड़ देंगे, इन्हें बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि तभी मेमोरी में आपकी ये जो बातें हैं ये रिकॉर्ड होंगी। और गलती जो हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं वही तो बस हमें मेरिट से जो है वो 1-2 नंबर से पीछे ले जाती हैं, तो वो हमें नहीं करना है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार आपका साथ देने के लिए है PYQ वन स्टॉप। तो लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ में जो एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को बिकॉज इट्स फ्री। एंड सेकेंड ऑफ ऑल कि हम कोई भी वीडियो जो लेकर आएंगे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में मदद के लिए, उसके बारे में आपको पता तभी चल पाएगा जब आप वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे।